कि ये सबसे पहले संविधान विरोधी है कौन। भारत में दो संस्कृतियों का संघर्ष है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलिए। विशुद्ध रूप से दो संस्कृतियों का संघर्ष है। वो है समन संस्कृति और बमन संस्कृति, जिसको आप श्रवण भी कह सकते हैं और वैदिक भी कहते हैं। ये दो संस्कृतियों का संघर्ष है। जो बमन संस्कृति के जनक हैं, पोषक हैं, जो वैदिक संस्कृति के जनक और पोषक हैं, मैं एक शब्द छोड़ रहा हूं, वाहक नहीं कह रहा हूं, दो ही शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। जो बमन संस्कृति के जनक हैं और पोषक हैं, वो संविधान विरोधी हैं सामाजिक रूप से। इस संस्कृति के जनक और पोषक लोगों ने एक व्यवस्था कायम की, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में जो द्विज नहीं है वो तो आप हैं, और जो द्विज है वो बमन संस्कृति के जनक और पोषक है, वो संविधान विरोधी है। क्योंकि उनका जो अधिकार है, उनकी जो श्रेष्ठता है, वो आपके संविधान में नहीं, भारत के संविधान में नहीं, उनकी श्रेष्ठता वेदों, पुराणों, उपनिषदों, मनुस्मृतियों, महाकाव्यों में निहित है। तो इस शास्त्र को मानने वाले लोग, इसमें विश्वास करने वाले लोग संविधान विरोधी हैं। सामाजिक रूप से स्पष्ट हो गया कि जो वर्ण व्यवस्था, जिसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहते हैं, द्विज हैं, भारतीय संविधान बनने से इनका जो विशेषाधिकार था वो समाप्त हुआ। कोई भी व्यक्ति विशेषाधिकार अपना खोना नहीं चाहता है। भारतीय संविधान लागू होने से इनके विशेषाधिकार समाप्त हुआ, इसलिए कतई भी वो भारतीय संविधान के पक्षकार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अब ये तो सामाजिक रूप से आइडेंटिफिकेशन हुआ। बात राजनीति की आ रही है। अब इन वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कौन करता है? कौन से राजनीतिक दल करता है? कांग्रेस है, बीजेपी है और कम्युनिस्ट है। और अब तक स्वतंत्र भारत में इन्हीं का शासन रहा। तो ये राजनीतिक तौर पे कांग्रेस, बीजेपी संविधान विरोधी हैं। अब ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, इसके लिए कुछ तथ्य इकट्ठा करना पड़ेगा। और यह संविधान विरोध का जो कार्यक्रम चल रहा है, वो संविधान बनने के पूर्व से शुरू हो गया है। गांधी एंड कंपनी ने, जिसको कांग्रेस कहते हैं, बाबा साहब को संविधान में, संविधान सभा में न जाने की पूरी व्यवस्था कर दी। चूंकि 1946 आते आते बाबा साहब की विचारधारा भारत ही नहीं दुनिया के मंचों पर आ चुकी थी कि ये न्यायवादी हैं, ये लोकतांत्रिक हैं, ये मानववादी हैं। दूसरी ओर जो मनुवादी लोग थे, इन वादों से के विपरीत थे। तो इसलिए गांधी एंड कंपनी जो कांग्रेस है, उसने सोचा कि बाबा साहब को संविधान सभा में ही न जाने दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने पूरे बंदोबस्त की। लेकिन आपके बीच जोगेंद्र नाथ मंडल जैसे भी व्यक्ति थे, जो पिछड़े वर्ग से ही थे, उन्होंने उनको जाने की व्यवस्था की। अब जो संवैधानिक व्यवस्था है, बाबा साहब ने जो संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में, चूंकि वक्ता बोल चुके हैं
और हमारे लोग हमेशा कहते रहते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। थोड़ा सा इसको संशोधन करके बोलिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, चूंकि संविधान सभा में 299 भारत विभाजन के बाद जो भारतीय संविधान सभा था उसमें 299 सदस्य थे। निश्चित रूप से बाबा साहब की भूमिका प्रशंसनीय है, सराहनीय है, लेकिन पूरे संविधान सभा में लगभग 287 लोगों का उस पर सिग्नेचर है। तो जैसे ही संविधान में बाबा साहब मानववादी, न्यायवादी प्रावधानों का उल्लेख कर रहे थे, उसी समय मनुवादियों के कान खड़े हो गए थे और मनुवादियों ने उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह कहा कि ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब संविधान में जो व्यवस्था कर रहे हैं उसमें तो जो परंपरागत हमारे भारतीय संस्कृति है, नियम है, जिसमें हमारा विशेषाधिकार है, जिसमें वर्णीय वर्चस्व है, तो इसका कहीं उल्लेख नहीं हुआ। यदि बाबा साहब के लिखित संविधान पूर्णतः लागू हो गया तो हमारा क्या होगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन लोगों को आश्वस्त कर दिया उसी समय कि चिंता मत करो, बाबा साहब को संविधान लिखने दो, प्रावधान करने दो, इन प्रावधानों को लागू कौन करेगा? हम करेंगे। हम इस प्रावधान को लागू ही नहीं करेंगे। संविधान बन गया, लागू करने वाले कौन हैं? और इसीलिए वो बात हालांकि मैडम कोट कर चुकी हैं, संविधान निर्माण के जब कार्य पूर्ण हुआ तो बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को अपनी शंकाएं व्यक्त कर दी और उसमें 3 शंकाएं मूल थी। उसमें एक शंका यह भी थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि इसके लागू करने वाले की मंशा सही नहीं रही तो संविधान प्रभाव शून्य हो जाएगा, असफल हो जाएगा। और ये शंकाएं सत्य साबित हो रही है। बाबा साहब चूंकि दार्शनिक थे, उनके पास सिर्फ आई साइट नहीं था, उनके पास फोर साइट भी था। वो आगे देख रहे थे, ये शंकाएं निर्मूल नहीं थी, वो शंकाएं सही साबित हो रही। अब यह जो प्रस्तावना है विषय के, इसमें कई प्रश्न हैं, प्रश्न के अंदर प्रश्न है। ऊपर से देखने में लग रहा है कि एक ही प्रश्न रखा गया है कि ये पिछड़े वर्ग के नेता संविधान विरोधी के साथ साठगांठ कर रहे हैं, इनके साथ क्या करें। ऊपर से देखने में एक प्रश्न लग रहा है, लेकिन इसके जवाब और इसके अंदर कई प्रश्न हैं। एक प्रश्न यह भी है कि ये संवैधानिक पदों पर संविधान विरोधी लोग पहुंच कैसे जाते हैं, यह भी एक प्रश्न है। भाई रिक्रूटमेंट कौन करता है? जो संवैधानिक पद पर है, आयोग का गठन वही करेगा, चेयरमैन का गठन वही करेगा, एक्सपर्ट वही बुलाएगा, सिलेबस वही बनाएगा। तो जब संविधान विरोधी लोग संवैधानिक पदों पर हैं तो नियुक्ति तो ऐसे लोगों की ही होगी, तो इसलिए वो संविधान विरोधी लोग ऊंचे पदों पर चले जाते हैं। अब फिर दूसरा प्रश्न है इसी प्रस्तावना में कि यदि वो संविधान विरोधी हैं और इतने ऊंचे पदों पर चले गए और संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं, तो उनके साथ कुछ किया क्यों नहीं जा रहा है? व्यवस्थापिका उनके पक्ष में, संख्या आपकी
पक्ष उनकी, कार्यपालिका उनकी, न्यायपालिका में दूर दूर तक आप हैं ही नहीं, मीडिया में आप हैं ही नहीं, तो ये जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ उनके साथ हैं, तो उनके साथ करेगा कौन? चारों के चारों संविधान विरोधी हैं, तो संविधान विरोधियों के विरुद्ध एक्शन कौन लेगा? आप ले सकते हैं, जन अदालत में ले सकते हैं, वो तो नहीं लेंगे। अब बात आती है कि ये जो पिछड़े वर्ग के नेता ये कैसे उभरे, इसकी भी चर्चा मैडम कर चुकी हैं पूरा पैक्ट के द्वारा। ये जिसको बाबा साहब ने भी ऐसे लोगों के लिए टूल, अस्टूज, एजेंट, बहरे गूंगे हाके जाने वाले जानवर कहा था। ये बाबा साहब के शब्द हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए मान्यवर कांसीराम जी ऐसे लोगों के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल से वाम से थोड़ा उससे आगे बढ़कर कुछ ज्यादा आक्रामक